Couple presented with infertility, semen analysis is normal. The female has menorrhagia. On HSG, there is a distal dilatation of fimbria. What is the likely cause? तो यहाँ पे पेशेंट का जो सेमेन एनालिसिस है वो उसके हस्बैंड का वो नॉर्मल है और पेशेंट में जो फीमेल है उसमें मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है। अल्ट्रासाउंड में डायलिटेशन ऑफ फिम्ब्रिया दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्यूबल पॉलिप, ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल स्पैम्स, ट्यूबल सेल्फिंजाइटिस। ट्यूबल पॉलिप के केस में क्या होता है कि डिस्टल डायलिटेशन तो हमें दिखेगा लेकिन उसमें मेनोरेजिया प्रेजेंट नहीं होगा। ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस में मेनोरेजिया दिखेगा लेकिन डिस्टल डायलिटेशन नहीं होगा। ट्यूबल स्पैम्स में भी कोई मेनोरेजिया नहीं होता है। मेनोरेजिया किसको बोलते हैं? हैवी मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं। क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है? डिस्टल डायलिटेशन है और साथ में पेशेंट को मेनोरेजिया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेल्फिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है सेल्फिंजाइटिस कॉज करने का होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है गोनोकोकाई। अगर वर्जिन गर्ल में देखा जाए सेल्फिंजाइटिस का कॉज तो ट्यूबरकुलोसिस होता है। और मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? मोस्ट कॉमन साइट एंडोमेट्रियोसिस का ओवरी होता है। The breast milk secreted during the first 3 days after delivery is termed as meconium, colostrum, weaning, melena। तो इसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। मिकोनियम जो है वो बच्चे का फर्स्ट स्टूल होता है। विनिंग स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग ग्रेजुअली एंड स्विचिंग हिम फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क टू अनदर फूड एंड फ्लोर। तो बच्चे को जब धीरे धीरे दूध छुड़ाना शुरू किया जाता है तो इसको इस प्रोसेस को विनिंग बोलते हैं। मिलेना जो है वो डार्क टैरी स्टूल होता है, उसको बोला जाता है। हमारा आंसर है colostrum. Commonly used therapy for the treatment of thumb sucking include flooding, aversion therapy, meliotherapy, psychoanalysis। जो थम सकिंग के लिए ट्रीटमेंट यूज करते हैं, थेरेपी यूज करते हैं वो एवर्जन थेरेपी होता है। एवर्जन थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी विच क्रिएट्स एन एवर्जन और नेगेटिव स्टिमुलस टू एन अनडिजायर्ड बिहेवियर और हैबिट। इसको अल्कोहल अब्यूज, थम सकिंग, नेल बाइटिंग या फिर ओवर ईटिंग के केस में यूज करते हैं। At the time of birth, length of baby is about 30 to 35 centimeter, 45 to 51 centimeter, 35 to 40 centimeter, 50 to 60 centimeter। बर्थ के समय पे जो एवरेज बच्चों का वेट होता है 50 सेंटीमीटर होता है, 45 टू 51 सेंटीमीटर के बीच में होता है। वेट जो है उनका 2.5 से 3.5 केजी होता है। एवरेज वेट बच्चों का 2.5 केजी होता है। एक साल पे बच्चों का जो हाइट है वो लेंथ जो कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर लगभग हो जाता है। 4 ईयर पे ये 100 सेंटीमीटर लगभग होता है। वाइट रिबन रिलेट्स टू 8th डे, ब्रेस्ट फीडिंग डे, सेफ मदरहुड डे, इम्यूनाइजेशन डे। तो इसका जो आंसर होगा ये है सेफ मदरहुड डे। वाइट रिबन जो है वो सेफ मदरहुड डे से रिलेट करता है। 8th डे से 8th जो है वो रेड रिबन को रिलेट करता है और जो इम्यूनाइजेशन है इसके लिए इंद्रधनुष मिशन चलाया जाता है। Which of the following is an indication for surgical management of ectopic pregnancy? तो ectopic pregnancy में ऐसा क्या इंडिकेट करेगा जिससे हम उसको सर्जिकल मैनेजमेंट उसका करेंगे? ectopic मास अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या फिर बीटा एचसीजी लेवल 1000 से ज़्यादा है, पेशेंट प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है तो बिल्कुल गलत है। अनरप्चर्ड ectopic pregnancy। तो क्राइटेरिया फॉर मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहली चीज़ कि अनरप्चर्ड होना चाहिए, तो हमारा ये आंसर भी गलत हो गया। फ्री फ्लूइड जो है वो 100 सीसी से कम होना चाहिए। बीटा एचसीजी जो है वो 5000 से कम होना चाहिए। साइज़ जो है उसका 4 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। कार्डियक एक्टिविटी अब्सेंट होनी चाहिए और अब्सेंट और मिनिमल पेन होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो ऐसे केस में हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। हमारा जो आंसर होगा ये ए होगा। एक्टोपिक मास का जो साइज़ है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अगर हेट्रोटॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी हो गई, एक जो है इंट्रायूट्राइन है दूसरा एक्टोपिक है, तो ऐसे केस में भी सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। A 30-year-old gravida 4 para 0 has history of 3 previous first trimester abortion. The least possible cause of her abortion is। तो क्वेश्चन में लिस्ट पूछा है कि सबसे कम चांसेस क्या हो सकते हैं उसके, कॉज क्या हो सकते हैं उसके अबॉर्शन के। सिफिलिस, बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, एप्ला सिंड्रोम या फिर एंडोक्राइन कॉजेज। रिकरेंट एबॉर्शन किसको बोलते हैं? रिकरेंट एबॉर्शन वहाँ बोलते हैं जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा एबॉर्शन हुए हैं और 20 हफ्ते से पहले हुए हैं। और इसके जो मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, अगर यूट्राइन कॉज में देखेंगे तो यूट्राइन एनोमली हो सकती है, फाइब्रॉइड, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। एप्ला भी इसका कारण है। सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज है
ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन कॉजेज भी, अगर जीटीटी है, टीएसएच बढ़ा हुआ है तो भी ये हो सकता है। बैलेंस ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो सकता है इसका एक कारण, कैरोटाइपिंग से ही पता चलता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन जो है वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस नहीं करती है। स्पेशली जो सिफिलिस है ये कैजुएट्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि अगर कोई वुमेन अनट्रीटेड रह गई है सिफिलिस से और जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी लॉस का जो पीरियड होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि अगर होगा तो फर्स्ट उसका अबॉर्शन हो जाएगा, लेकिन सेकेंड बेबी जो है उसका गेस्टेशनल एज ज़्यादा होगा, स्टिल बर्थ होगा। नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो फीटस जो है वो कंजेनाइटल एनोमली के साथ बर्थ होगा उसका। ठीक है, उसमें वो कुछ हफ्ते में डाई कर जाता है। उसके बाद उसके जो 2-3 बच्चे होते हैं उसमें सिफिलिस प्रेजेंट होता है, पर ये सर्वाइव करते हैं बच्चे। उसके बाद जो है अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो 1 या 2 उसके हेल्दी बेबी हो सकते हैं। तो रिकरेंट जो प्रेगनेंसी लॉस है वो सिफिलिस के कारण नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो है सिफिलिस। 30-year-old preemie gravida with 20 weeks of gestation presents for routine antenatal visit. On ultrasound, cervical length is 2.2 cm. What is the next step? तो कोई प्राइमी पेशेंट है, प्राइमी ग्रेविडा है, 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है और वो आई आपके पास रूटीन चेकअप के लिए। अल्ट्रासाउंड कराने पे जो सर्विक्स की लेंथ है वो 2.2 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एडवाइस सर्वाइकल सर्कलाज, डू सर्कलाज एंड गिव वीकली प्रोजेस्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम 24 वीक्स, गिव वीकली प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन, फॉलो हर अप विथ मंथली यूएसजी विदाउट एनी ट्रीटमेंट। नॉर्मल जो सर्विक्स की लेंथ होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। प्रोफिलेक्टिक सर्कलाज किस पेशेंट में करते हैं? अगर किसी पेशेंट में प्रीवियस हिस्ट्री है कि उसके 2 सेकेंड टर्म एबॉर्शन हो चुके हैं या फिर बहुत अर्ली प्री टर्म लेबर हुआ है 24 वीक से पहले, तब कोई अल्ट्रासाउंड नीडेड नहीं है। ऐसे केस में हम सर्वाइकल सर्कलाज करते हैं। इसके लिए फिर हम वेट नहीं करेंगे, इसकी सर्कलाज नहीं करेंगे। लेकिन हिस्ट्री है एक उसका सेकेंड टर्म एबॉर्शन हुआ है या फिर प्री टर्म लेबर है तो ऐसे केस में अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में जो सर्वाइकल लेंथ है वो 2.25 सेंटीमीटर से कम आती है तो ऐसे केस में सर्कलाज देते हैं और प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन वीकली देते हैं। लेकिन हमारा क्या केस है? हमारा जो केस है कि पेशेंट जो है वो प्राइमी है, उसका कोई एबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, कोई भी प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री नहीं है, तो सर्वाइकल लेंथ 2.2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि प्री टर्म लेबर का रिस्क है, इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन वीकली देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा गिव वीकली प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन। Diagnosis of cervical incompetence is made if the length of cervix and internal os diameter are, तो ये बिलो 2 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। तो ये पहला जो दिया है ये लेंथ ऑफ सर्विक्स दिया हुआ है और जो सेकेंड में दिया हुआ है ये इंटरनल ऑस का डायमीटर दिया हुआ है। इनकॉम्पिटेंस होती है अगर सर्वाइकल लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है और इंटरनल ऑस 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन होने लगता है, तो इस केस को हम लोग सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। नॉर्मल जो सर्विक्स का शेप होता है वो टी शेप होता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब ये यू शेप का आ जाता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के केस में ये यू शेप का हो जाता है। प्री टर्म लेबर को हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे? तो जब सर्विक्स की लेंथ 2 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, इंटरनल ऑस जो है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, या फिर अगर सर्विक्स की जो लेंथ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में है लेकिन फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको भी प्री टर्म लेबर डायग्नोस करते हैं। फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन इज अ प्रोटीन दैट कनेक्ट्स द एमनियोटिक सैक टू द यूट्रस लाइक ग्लू। मतलब फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन क्या है? एक प्रोटीन है जो यूट्रस को एमनियोटिक सैक से ग्लू की तरह कनेक्ट करके रखता है। जब ये सैक जो है वो बर्थ से पहले सेपरेट होने लगता है तो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन जो है एक्सेस अमाउंट में रिलीज होते हैं बॉडी से। इसे स्वैब टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। मैच द डिस्क्रिप्शन विद द टाइप ऑफ एबॉर्शन। तो टाइप ऑफ एबॉर्शन से डिस्क्रिप्शन को मैच करना है। तो सबसे पहले एबॉर्शन की टाइप्स को हम लोग समझ लेते हैं एक बार। अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं आ रहा है, ऑस ओपन है, तो ये इनविटेबल एबॉर्शन होगा। ऑस क्लोज्ड है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मिस्ड एबॉर्शन है या तो थ्रेटेंड एबॉर्शन है। मिस्ड एबॉर्शन के केस में जो यूट्रस की हाइट होगी वो पीरियड ऑफ गेस्टेशन से कम होगी। थ्रेटेंड एबॉर्शन के केस में यूट्रस की जो हाइट है वो पीरियड ऑफ गेस्टेशन के बराबर होगी। अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ रहे हैं तो या तो ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन होगा या तो कंप्लीट एबॉर्शन होगा। इनकम्प्लीट एबॉर्शन के केस में ऑस जो है वो ओपन होगा और कंप्लीट एबॉर्शन के केस में ऑस क्लोज्ड होगा। तो अब हम अपने डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। रहा यूट्राइन ब्लीडिंग एट 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एक्कम्पनीड बाय सर्वाइकल डायलेटेशन विदाउट पासेज ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू पास नहीं हो रहा है लेकिन सर्वाइकल डायलेटेशन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? इनविटेबल एबॉर्शन।
दूसरा है यूट्राइन ब्लीडिंग एट 7 वीक्स विदाउट एनी सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं है और यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या होगा ये थ्रेटेंड अबॉर्शन होगा। नेक्स्ट है passage of some but not all placental tissue through the cervix at 9 weeks of gestation। तो कुछ जो हैं वो पास हो चुका है टिश्यू, कुछ पास नहीं हुए हैं, वो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा, मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला है। नेक्स्ट है फीटल डेथ एट 15 वीक्स gestation विदाउट एक्सपल्शन ऑफ एनी फीटल और मैटरनल टिश्यू फॉर 4 वीक्स। तो 4 वीक्स से मतलब फीटस की डेथ हो चुकी है लेकिन कोई भी पार्ट बाहर नहीं आया है, तो ये क्या होगा मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट है एक्सपल्शन ऑफ ऑल फीटल एंड प्लेसेंटल टिश्यू फ्रॉम यूट्राइन कैविटी एट 10 वीक्स ऑफ gestation। तो इसमें क्या है फीटल और प्लेसेंटल टिश्यू जो है सब कुछ यूट्राइन कैविटी से बाहर निकल चुके हैं, तो ये क्या है कंप्लीट अबॉर्शन।